चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे सवालों की जिनके जवाब कहीं ना कहीं आप भी ढूंढ रहे होंगे। हम बीते कुछ सालों में हुए कुछ इंसिडेंट्स और कन्फ्लिक्ट के सारे पॉइंट्स जोड़ेंगे। पहले कैसे यूएस और चाइना के बीच टैरिफ वॉर शुरू हुई, अचानक कैसे एप्पल ने इंडिया मूव करने का डिसाइड किया, फिर इस अनाउंसमेंट के बाद जब एप्पल ने अपना ज़्यादातर प्रोडक्शन इंडिया मूव कराया तो कैसे अचानक से पहलगाम में टेररिस्ट अटैक होता है। उस अटैक के बाद कैसे इंडिया और पाकिस्तान की कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है। फिर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट ये बयान देते हैं कि इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट में वो किसी भी तरीके से कोई सहयोग नहीं देंगे, उन्हें खुद ही ये मैटर सॉल्व करना पड़ेगा। इस कन्फ्लिक्ट में कुछ कंट्रीज़ का ओपनली और इनडायरेक्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करना, प्रेसिडेंट ट्रंप का एप्पल को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से मना करना, फिर उसके बाद पाकिस्तान का आईएमएफ से लोन मांगना और वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग यूएस की होना। लोन अप्रूव होने के कुछ देर बाद ही ट्रंप का इंटरफेरेंस होना और सीज़ फायर की अनाउंसमेंट कर देना और बार बार यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान देना कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएटर की तरह काम किया और बहुत बड़ी न्यूक्लियर वॉर होने से रोक लिया। इन्हीं सवालों के बीच आपने नोटिस किया होगा कि जो यूएस एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पहले मना करता है, वो दोनों कंट्रीज़ को सपोर्ट करते, फिर अचानक से सीज़ फायर लगती और फिर उन्होंने अपने ट्विटर एक्स अकाउंट पर अनाउंस किया और बार बार यही बोला कि ये वॉर उन्होंने रुकवाई, वो भी न्यूक्लियर वॉर जैसे बड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के वीडियो के पहले सवाल की पुष्टि करना। यूएस चाइना टैरिफ वॉर 2018 में स्टार्ट हुई जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर स्टील 25% और एल्यूमिनियम 10% टैरिफ लगाए। इसका मेन रीज़न था यूएस का मैसिव ट्रेड डेफिसिट जो 2017 में $375 बिलियन था। ट्रंप ने चाइना को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का जिम्मेदार ठहराया। उसने एक्यूज़ किया कि चाइना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुरा रहा है, टेक कंपनीज को फोर्स्ड पार्टनरशिप में डाल रहा है और मेड इन चाइना 2025 प्लान के जरिए यूएस की टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को चैलेंज कर रहा है। चाइना ने भी रिटेलिएट किया और अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर बराबर के टैरिफ्स लगाए। दोनों देशों के बीच 2018 से 2020 तक मल्टीपल राउंड्स में $550 बिलियन से ज़्यादा गुड्स पर टैरिफ्स लग चुके थे। इंडिया पर इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट हुआ क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्लूडिंग एप्पल ने चाइना के बदले इंडिया जैसे अल्टरनेटिव को कंसीडर करना शुरू किया, जिसका असर 2022 से 2023 में क्लियरली दिखा जब एप्पल ने मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट करना स्टार्ट की। एप्पल ने चाइना से अपना इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब हटाने का डिसीजन क्यों लिया, चलिए अब हम इस बारे में बात करते हैं। एप्पल ने चाइना से मैन्युफैक्चरिंग ग्रेजुअली शिफ्ट करने का डिसीजन कई लेयर्ड रीज़न की वजह से लिया। पहला रीज़न, चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी। चाइना ने जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स लगाए, स्पेशली फॉक्सकॉन ज़ेंगज़ाओ प्लांट में जहां आईफोन्स के मेजर पोर्शंस बनते थे, तब मैसिव डिलेज और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए। आईफोन 14 प्रो मॉडल्स की डिलीवरी काफ़ी हफ्तों तक डिले हुई, वर्कर प्रोटेस्ट करने लगे और एप्पल को प्रोडक्शन टेम्पररी रोकना पड़ा। एप्पल को समझ आ गया कि सिंगल कंट्री पर पूरी तरीके से डिपेंड रहना रिस्की है। और दूसरा, ट्रंप के ट्रेड वॉर के टाइम पे चाइना के गुड्स पे टैरिफ लगा दिए गए और जब यूएस में बाइडेन की सरकार आई तब भी बाइडेन ने सेम एग्रेसिव टैक्स सैंक्शंस और एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रखे। यूएस ने चाइना मेड सेमीकंडक्टर्स, चिप्स और टूल्स पे कंट्रोल लगाया, जिसका इम्पैक्ट एप्पल सप्लाई चेन पर भी पड़ा। तीसरा रीज़न, पहला चाइना चीप लेबर का हब था, बट अब वहाँ लेबर वेजेस बढ़ चुकी हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है। और चौथा रीज़न, इंडिया का स्ट्रॉन्ग पिच प्लस इंसेंटिव्स। इंडिया ने पीएलआई स्कीम, जिसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, लॉन्च किया। फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और बिगेट्रॉन जैसे सप्लायर्स को टैक्स इंसेंटिव्स दिए। पीएम मोदी ने पर्सनली ग्लोबल सीईओज को इंडिया शिफ्ट के लिए इनवाइट किया।
इस वजह से एप्पल ने 2023 से 2025 के बीच इंडिया में लार्ज स्केल असेंबली प्लांट लगाए, मेनली तमिलनाडु और कर्नाटक में। और आखिरी रीज़न ये है कि डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, एप्पल का खुद का प्लान। एप्पल का गोल है कि चाइना पे डिपेंडेंसी 25% से नीचे लाना, इंडिया, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों को अल्टरनेटिव हब बनाना। अब यहाँ पर शुरू होती है हमारे भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की पहली कड़ी की शुरुआत, पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर। अप्रैल 23, 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 27 लोग मारे गए, मोस्टली हिंदू यात्री। इसकी जिम्मेदारी द रजिस्टर्ड फ्रंट ने ली, जिसे इंडिया ने पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप कहा। रिस्पांस में इंडिया ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट बेसिस पे ड्रोन्स और मिसाइल स्ट्राइक्स किए गए। भावलपुर, मुरीदके, सियालकोट और मुजफ्फराबाद जगहों को टारगेट किया गया। ये स्ट्राइक काफ़ी डीप थे और इस्लामाबाद के पास नूर खान एयरबेस भी हिट हुआ, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर कंट्रोल के काफ़ी करीब है। इंडिया ने लगभग 9 मेजर टेरर कैंप को अटैक किया, जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ग्रुप के कैंप्स थे। पाकिस्तान ने भी भारत के जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात जैसे कई हिस्सों पर अटैक किया, पर सबसे ज़्यादा नुकसान पुंछ को हुई। यहाँ कई सिविलियंस की जानें भी गईं। पाकिस्तान पर कई बार इंटरनेशनल लेवल पर ये आरोप लग चुके हैं कि वो टेररिस्ट ग्रुप को शेल्टर और सपोर्ट देता है, स्पेशली जो इंडिया के खिलाफ ऑपरेट करता है। पाकिस्तान के अंदर कई UN डिज़ाइनेटेड टेरर ग्रुप्स ओपनली काम करते रहे हैं, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क, तारीक़-ए-तालिबान पाकिस्तान। ओसामा बिन लादेन का केस दुनिया भूली नहीं है। 9/11 अटैक का मास्टरमाइंड अबोटाबाद पाकिस्तान के एक सिक्योर मिलिट्री एरिया में छुपा हुआ था। मई 2011 में US नेवी सील्स ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के ज़रिए उसे वहीं मार गिराया था। इस इंसिडेंट ने दुनिया भर में ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान अपने एरिया में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को छुपा रहा है। इंडिया में तो ना जाने कितनी बार पाकिस्तान टेररिस्ट बेस्ड ग्रुप्स के मेजर अटैक हुए हैं। 2001 का पार्लियामेंट अटैक, जैश-ए-मोहम्मद के टेररिस्ट ने इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक किया। 2008 का मुंबई अटैक, 26/11 अटैक जिसे बोला जाता है, लश्कर-ए-तैयबा के 10 टेररिस्ट ने सी रूट से आकर 166 लोगों को मारा। इसमें अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक, जैश-ए-मोहम्मद के हैवली आर्म्ड टेररिस्ट ने एयरफोर्स बेस को टारगेट किया। 2019 पुलवामा अटैक, CRPF कॉन्वे पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई जिसमें 40 जवान शहीद हुए। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ग्रुप ने ली। 2023-2025 राजौरी, पूंछ, अनंतनाग और पहलगाम अटैक, सब में पाकिस्तान बैक्ड TRF या LET मॉड्यूल्स का रोल रहा। पाकिस्तान को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाला। 2018-2012 में ड्यू टू टेरर फाइनेंसिंग कंसर्न, इंडिया बार बार UN, FATF और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के टेरर नेक्सस के खिलाफ सबूत देता रहा है। ये सब दिखाता है कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल बन चुका है। इंडिया में हुए पहलगाम अटैक के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई, उनमें चाइना और टर्की ने पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने चाइना मेड मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे P-15 मिसाइल्स, HQ सीरीज़ एयर डिफेंस सिस्टम, J-10C फाइटर जेट्स का यूज़ किया। साथ ही टर्की ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड किया और कुछ इकोनॉमिक टाइज जैसे उदयपुर मार्बल्स इंपोर्ट्स को सस्पेंड कर दिया गया। इंडिया की पॉलिसीज़ को लेकर इन सब डेवलपमेंट्स ने एक कॉम्प्लेक्स वेब क्रिएट कर दिया, जहां इकोनॉमिक मूव्स, मिलिट्री एक्शन और डिप्लोमेसी एक साथ चल रहे थे। वहीं रसिया, इजराइल जैसे देशों से इंडिया ने पहले डिफेंस ट्रेड अच्छे बनाकर रखे थे, जैसे S-400 जैसे इतने बड़े प्रोटेक्शन वेपन ने इंडिया का बहुत साथ दिया, जिसको इंडिया ने रसिया से ख़रीदा था। और वहीं US से ट्रंप का बयान आता है कि वो दोनों कंट्रीज़ के बीच पीस इंश्योर करेंगे, और ये मैटर
इंडिया और पाकिस्तान का है वो खुद ही इसको सॉल्व करें, वो मीडिएटर की तरह काम नहीं करेंगे। कुछ दिनों से चल रही कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ और उनके ऑफिशियल अकाउंट से लोन सपोर्ट की डिमांड की गई, पर उस पेज को काफ़ी ट्रोल किया गया और पाकिस्तान का बयान आया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। फिर इन्हीं सब के बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंड ना करें। उनका कहना था, आई डोंट वॉन्ट यू बिल्डिंग इन इंडिया, इंडिया कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ट्रंप का कहना था कि तुम इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग मत बढ़ाओ, इंडिया अपनी देखरेख खुद कर लेगा। ट्रंप ने एप्पल से कहा कि वो यूएस में ही प्रोडक्शन बढ़ाएं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन पीक पर थे, लेकिन सबको सरप्राइज तब मिला जब पाकिस्तान ने आईएमएफ से $1.1 बिलियन का लोन अप्रूव होने के सिर्फ कुछ घंटों बाद एक अचानक से सीज़ फायर अनाउंस कर दिया। दोनों देशों ने बॉर्डर पर शांति बनाए रखने की बात की, बिना किसी थर्ड पार्टी मीडिएशन के। सीज़ फायर और आईएमएफ लोन की टाइमिंग से आप हैरान नहीं हुए क्या? क्योंकि जो पाकिस्तान कुछ दिन पहले तक फुल रिटेलिएशन की बात कर रहा था, उसने एकदम से शांति की बात कर दी। क्या ये प्रेशर था आईएमएफ का? क्या ये लोन सिर्फ इकोनॉमिक बेल आउट नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल बार्गेन भी था? अब यहीं पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेते हैं। आपने पहले की सीरीज़ में देखा होगा कि जिन ट्रंप ने पहले एप्पल के इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाने पर पब्लिकली नाराज़गी जताई थी, वहीं ट्रंप अचानक सीज़ फायर के बीच में मीडिएटर बनने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट ट्विटर हैंडल पर लिखा कि वी आर वर्किंग क्लोजली विथ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान टू इंश्योर पीस इन द रीजन। अब यहाँ पर आपको ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड समझ में आ रहा है। यही ट्रंप जो पहले इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ और एप्पल के शिफ्ट पर इंडिया कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स जैसी स्टेटमेंट दे रहे थे, अब खुद कन्फ्लिक्ट डीएस्केलेट करवाने की कोशिश कर रहे थे। एनालिस्ट कहते हैं कि ट्रंप का ये यू टर्न सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न नहीं था, बल्कि उसका मोटिव था यूएस इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, स्पेशली जब एप्पल के आईफोन इंडिया से शिप होने लगे थे और ग्लोबल मार्केट टेंशन से अफेक्ट हो रहे थे। ट्रंप ने सीज़ फायर के बाद भी बार बार बोला कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मीडिएट करने को रेडी हैं, लेकिन इंडिया ने क्लियरली कहा वी डोंट नीड मीडिएशन। यानी ट्रंप का बीच में आना एक तरह से सॉफ्ट डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश थी, विदाउट ऑफिशियली इंटरफेयरिंग। सोचो दोस्तों, जहां एक तरफ एक नेशन अपनी इकोनॉमी शिफ्ट करता है, दूसरी तरफ उसी डिसीजन से ग्लोबल लीडर्स, टेररिस्ट इंसिडेंट और मिलिट्री रिस्पॉन्सेज तक सब कुछ हिला दिया जाता है। और तभी एक लीडर जो पहले इंडिया कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स कह रहे थे, वही लीडर सीज़ फायर में मीडिएटर बन जाते हैं। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल का केयरफुली प्लान्ड गेम? अब आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि कैसे यूएस ने डबल स्टैंडर्ड गेम प्ले किया।